नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। हम हिंदुस्तानी में आज हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की, जिसका पूरी दुनिया को इंतजार है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश कोरोना की दवा बनाने में लगे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के बहुत से देश वैक्सीन बनाने के मामले में भारत की तरफ देख रहे हैं। वैक्सीन बनाने की दिशा में भारत मॉडर्न मेडिकल तकनीक से लेकर हर्बल मेडिसिन बनाने की तैयारी कर रहा है। भारत की वैक्सीन बनाने की ये खोज कहां तक पहुंची है, इसको हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं। ये दुनिया के वो देश हैं जो वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इनके दावों में कितना दम है ये किसी को नहीं पता। तो कुछ देश सबसे पहले वैक्सीन बनाने को एक वॉर का रूप दे चुके हैं। दुनिया के 780 करोड़ लोग कोरोना की दवा के इंतजार में हैं, लेकिन इसकी खुशखबरी किस देश से आएगी अब तक पता नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा दवा की उम्मीद भारत से ही है, क्योंकि भारत को कम समय और कम लागत में अच्छी क्वालिटी की दवा बनाने का पुराना अनुभव है। इसके अलावा मॉडर्न मेडिसिन से लेकर सदियों पुरानी आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में भारत के पास ज्ञान का भंडार है। इसलिए कोरोना की दवाई ढूंढने में भारतीय वैज्ञानिक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और भारत बायोटेक इंटरनेशनल BBIL ने मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने पर काम शुरू कर दिया है। ये पूरी तरह से भारत में तैयार एक स्वदेशी दवा होगी। वैक्सीन को बनाने के लिए वायरस स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तैयार किया गया है। वायरस स्ट्रेन बनाने के लिए वैज्ञानिक वायरस में कुछ बदलाव करते हैं। आईसीएमआर के मुताबिक NIV ने वायरस स्ट्रेन को दवा बनाने वाली कंपनी BBIL को भेज दिया है। अब इसकी मदद से वैक्सीन तैयार करने पर काम किया जाएगा। वैक्सीन को बनाने से लेकर इसके ट्रायल तक हर कदम पर आईसीएमआर भारत बायोटेक की मदद करेगा। अलग अलग संस्थाओं से अप्रूवल लेने से लेकर वैक्सीन के डेवलपमेंट तक हर लेवल पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर वैक्सीन के सफल होने का अंदाजा लगाया जा सकेगा। लैब से मरीज तक वैक्सीन पहुंचने में 3 लेवल पूरे करने होंगे। इनमें सबसे पहली वैक्सीन डेवलपमेंट यानी वैक्सीन का निर्माण, दूसरी एनिमल स्टडी, वैक्सीन के असर और दूसरे असर को समझने के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले जानवरों पर किया जाएगा। इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत होगी, जिसमें इंसानों के ऊपर दवा का असर देखा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वैक्सीन का इस्तेमाल कोरोना वायरस के लिए किया जाएगा, जो एक ऐतिहासिक कदम होगा। वैक्सीन पर काम करने वाली दवा कंपनी भारत बायोटेक इसके अलावा एक बूंद वाली कोरोफ्लू दवा पर भी काम कर रही है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए भारत बायोटेक ने अमेरिका की दवा कंपनी फ्लूजेन से समझौता किया है। भारत बायोटेक के अलावा दूसरी भारतीय दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर चेडॉक्स 1 नाम की वैक्सीन पर काम कर रही है। ये दोनों ही संस्थाएं पहले भी मलेरिया के वैक्सीन प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर चुकी हैं। चेडॉक्स 1 वैक्सीन के 12 टेस्ट किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस वैक्सीन के एक डोज का ही इम्यून सिस्टम पर अच्छा नतीजा देखा गया है, जबकि RNA और DNA तकनीक से तैयार वैक्सीन में 2 या 2 से ज्यादा डोज की जरूरत होती है। क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसी साल सितंबर तक इस वैक्सीन की 10 लाख डोज तैयार कर दी जाएंगी। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एक अमेरिकन कंपनी के साथ मिलकर कोडाजेनिक्स नाम की दवा पर काम कर रही है। यानी दुनिया भर के देशों को यह भरोसा है कि भारत के साथ मिलकर ही कोरोना की दवा बनाई जा सकती है। भारत में इस समय वैक्सीन की खोज में वैज्ञानिकों के 70 ग्रुप्स काम कर रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि इनमें से 5 ग्रुप्स अपने वैक्सीन का जानवरों पर सफल प्रयोग कर चुके हैं। अब अगले फेज में इन वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू किया जाएगा। यानी सब कुछ ठीक रहा तो भारत वैक्सीन की दिशा में एक बड़ी खुशखबरी दे सकता है। इसके अलावा देश की 6 बड़ी दवा कंपनियां सरकार के संपर्क में रहकर वैक्सीन बनाने में जुटी हुई हैं। एक तरफ भारत मॉडर्न मेडिकल साइंस के जरिए वैक्सीन की खोज में है, तो दूसरी तरफ भारत में मिलने वाली अलग अलग हर्बल यानी वनस्पतियों से भी कोरोना की दवा बनाने पर काम चल रहा है। CSIR के वैज्ञानिक मध्य प्रदेश, झारखंड में पाए जाने वाले एक खास तरह के औषधीय पौधे पर रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पौधे से कोरोना की दवाई बनाई जा सकती है।
मध्य प्रदेश और झारखंड में आदिवासी इस पौधे का इस्तेमाल खांसी जैसी बीमारी को ठीक करने में करते हैं, जबकि इस पौधे का ट्रायल डेंगू की दवा बनाने में पहले से ही चल रहा है, जो काफी हद तक सफल रहा है। मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है कि एक प्यूरिफाइड कंपाउंड लेके किसी बीमारी के लिए वो यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई दवाइयाँ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वगैरह है, वो एक प्यूरिफाइड कंपाउंड होता है, केमिकल होता है, और वो हम लोग किसी एक बीमारी के लिए जैसे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मलेरिया के लिए यूज करते हैं, वैसा उसका यूज होता है। लेकिन फाइटोफार्मास्यूटिकल में क्या होता है कि उसमें एक प्यूरिफाइड कंपाउंड होने की जरूरत नहीं है। अगर वनस्पति से एक्सट्रैक्ट भी बना ले आप, पत्तों से या पौधों से या कहीं से, तो उसको भी हम लोग रिकग्नाइज करते हैं। और यूएसएफडीए ने कई सारे बॉटनी को अप्रूवल दे दिया है कई बीमारियों के लिए। इंडिया में पहला IND जो फाइल हुआ है, जिसको इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग कहते हैं, वो एक पौधे पर है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमें पता चला है कि इसका डेंगू पर काफ़ी महत्व है। इसका डेंगू की ट्रायल हो चुकी है और इसको हम लोग कोविड के लिए अब ट्राई कर रहे हैं। आपके मन में ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि पौधे का क्या नाम है, लेकिन एक समझौते के तहत अब तक नाम का खुलासा नहीं किया गया है। अब तक की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि इस पौधे के पत्तों में ACQH नाम का एक खास पदार्थ होता है, जिसका इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाएगा। पौधे से दवा बनाने वाली ये तकनीक मॉडर्न मेडिसिन की एक नई कैटेगरी है। इसे फाइटोफार्मास्यूटिकल्स कहा जाता है। इसमें फाइटो का मतलब पौधा और फार्मास्यूटिकल्स का मतलब दवा होती है। दवा बनाने के लिए CSIR, भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी, सन फार्मा के अलावा इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेरिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी और जम्मू के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन एक साथ काम कर रहे हैं। 1 महीने में दवा का ट्रायल शुरू हो जाएगा। ट्रायल पूरा होने में करीब 2 महीने का वक्त लगेगा। अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो दवा के इस्तेमाल के लिए अनुमति मांगी जाएगी और फिर इसका इस्तेमाल कोरोना संक्रमित मरीजों पर किया जाएगा। काफ़ी सारे जगह पाया जाता है विश्व में, पूरे ट्रॉपिकल बेल्ट में पाया जाता है। और हमारे ट्राइबल्स जो है मध्य प्रदेश के, झारखंड के वगैरह, उनमें इसका यूज़ काफ़ी कॉमन है। कुछ बीमारियों के लिए, जैसे खांसी वगैरह के लिए, वो लोग बहुत कॉमन है इसका यूज़। तो इसलिए हम लोगों ने तय किया कि इसको हम लोग ट्राई करके देखें। जैसे कि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज जो है, पारंपरिक नॉलेज जो है हमारा, बहुत गहरा है और उसी माध्यम से जो ट्राइबल्स इसे यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इसका हम लोग इसमें ट्राई करके देख सकते हैं। पौधे से दवा बनाने के अलावा देश का स्वास्थ्य मंत्रालय आयुर्वेद के जरिए कोरोना के इलाज की बात कर रहा है। इसके लिए आयुर्वेद की 4 दवाओं को चुना गया है। इनमें गिलोय, अश्वगंधा, मुलेठी और तुलसी है। इन सभी औषधियों में इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाने के सभी गुण मौजूद हैं। इसलिए कोरोना की लड़ाई में ये सभी दवाएं कारगर साबित हो सकती हैं। कुल मिलाकर कोरोना की दवा और वैक्सीन की खोज में भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तरीका कोई भी हो, लेकिन नतीजा सिर्फ एक है, कोरोना का खात्मा। पूरी दुनिया को उम्मीद है कि कोरोना को खत्म करने वाली दवा की खुशखबरी भारत ही सुनाएगा। भारत में एक तरफ जहां कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ वहीं कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश के वैज्ञानिक बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। IIT बॉम्बे और DRDO ने कोरोना से लड़ने के लिए कुछ खास मशीनें तैयार की हैं। ये मशीनें अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से कैसे कोरोना वायरस को खत्म कर देती हैं, हम आपको दिखाएंगे। साथ ही वहीं अहमदाबाद में भी एक स्पेशल UV चैम्बर बनाया गया है, जिसमें खाने पीने की चीजों से लेकर आपके मोबाइल तक को कोरोना फ्री किया जाएगा। कैसे, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। UV सैनिटाइजर, UV ब्लास्टर और UV सैनिटाइज कैबिनेट, यह है कोरोना किलर। अगर ये चीजें आपके पास है तो कोरोना आपके आसपास भटकेगा भी नहीं। कोरोना को हराने के लिए नया फॉर्मूला तैयार किया है हमारे वैज्ञानिकों ने। चमचमाती है रोशनी, दिखने में बेशक सामान्य ट्यूबलाइट जैसी लगे, लेकिन इसे हल्के में मत लीजिए। छोटी सी मशीन से ऐसी अल्ट्रावायलेट किरणें निकलेंगी कि कुछ ही मिनटों में कोरोना का नामो निशान मिटा देंगी। कमाल का ये पोर्टेबल UV सैनिटाइजर डेवलप किया है IIT बॉम्बे के रिसर्चर्स ने। ये अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर इतना हल्का और छोटा है कि इसे आसानी से कहीं भी मूव किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल ऐसी जगहों पर होगा जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वाली जगहों पर लिक्विड सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइस के खराब होने का खतरा रहता है। IIT बॉम्बे ने ये UV सैनिटाइजर कुछ अस्पतालों को दे भी दिए हैं। कोरोना की जंग में DRDO भी पीछे नहीं है, तभी तो एक के बाद एक नए इजाद किए जा रहे हैं।
IIT बॉम्बे ने जो कमाल किया है वैसा ही कमाल DRDO ने भी किया है। DRDO ने एक अल्ट्रावायलेट टावर बनाया है जो बिना केमिकल का इस्तेमाल किए किसी जगह को तुरंत सैनिटाइज कर देगा। इसका नाम रखा गया है यूवी ब्लास्टर। 12 फीट लंबे और 12 फीट चौड़े कमरे को यह टावर 10 मिनट में संक्रमण मुक्त कर देगा और मूवमेंट कराने पर 400 वर्ग फीट इलाके को 30 मिनट के अंदर संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। यही नहीं, अब जरा इस बॉक्स को देखिए। यह सैनिटाइज कैबिनेट जिसे DRDO ने तैयार किया है। यह छोटा सा बॉक्स इतने कमाल का है कि आपके मोबाइल, आईपैड, लैपटॉप और नोट कुछ देर में कोरोना मुक्त हो जाएंगे। बस कुछ देर इस बॉक्स में आपको अपना सामान रखना होगा। यह कोरोना की होम डिलीवरी रोकने का फुल प्रूफ फॉर्मूला है। बॉक्स खुलता है, कोई सब्जी रख देता है तो कोई फल, कोई पानी और कोल्ड ड्रिंक की बोतल डाल देता है तो कोई ब्रेड, पर्स या मोबाइल फोन। बस कुछ सेकंड का इंतजार और हर सामान बैक्टीरिया वायरस से मुक्त होने की 100% गारंटी। कमाल का ये यूवी चैम्बर अहमदाबाद के थलतेज एरिया के स्टेटस टावर में लगा है। तो कैसे काम करता है ये यूवी चैम्बर, ये आप इसे बनाने वाले से ही समझिए। ये मुझे ये बताइए कि कितना इफेक्टिव है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस जो मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। ये ह्यूमन डिसइंफेक्टेंट नहीं है, ये कोई भी ह्यूमन को छोड़कर, ह्यूमन एनिमल्स को छोड़कर उनके सारे सामानों को, उनके गुड्स को जहां पर ट्रांसमिट होता है, जो जरिया है इस कोविड-19 वायरस का, उसको ब्लॉक कर देता है। तो अभी जो देखा जा रहा है कि अभी जो समाज में सबसे ज्यादा जो सेकंड या थर्ड स्टेज में घुसने की तैयारी है, जहां हमको रूट कॉज मालूम नहीं है कि कहां से आ रहा है, तो ये हमारे कैरियर्स होते हैं। सामान, फ्रूट, वेजिटेबल ही कैरियर हैं। ऐसे में ये काफी इफेक्टिव साबित होगा। लकड़ी का बना है ये चैम्बर। अंदर लगी है 350 डिग्री एंगल वाली यूवी लाइट। न सामान को कोई हानि, न इंसान को कोई नुकसान। यूवी चैम्बर DNA RNA को ब्रेक कर देता है और वायरस फैल नहीं पाता। वायरल का टेस्ट यहाँ पे होता नहीं है, बट इट इज वेरी इफेक्टिव। इसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि जो ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लिक एसिड होता है, DNA RNA होता है, ये उसको ब्रेक कर देता है। इसके बाद तो फिर इफेक्टिवनेस का कोई मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। सब्जी, फल, दूध बेचने वाले और प्रोविजन स्टोर चलाने वाले सुपर स्प्रेडर्स की कैटेगरी में आते हैं। इनके पास से आया सामान कोरोना का कैरियर बन सकता है, लेकिन यूवी चैम्बर से खतरा टल जाता है। अल्ट्रावायलेट रोशनी का कीटनाशक के तौर पर इस्तेमाल पिछले कई दशक से हो रहा है। अस्पतालों, हवाई जहाजों, दफ्तरों और फैक्ट्री में इन किरणों का प्रयोग संक्रमण दूर करने के लिए होता है, लेकिन देश में पहली बार इसका डोमेस्टिक इस्तेमाल हो रहा है। निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। तो कोरोना के खिलाफ जंग में वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि कई समाजसेवी संगठन भी जुड़े हैं और आगे आए हैं। इस मुहिम में बंगलुरु की अगर बात की जाए तो बंगलुरु का काशी मठ भी आगे आया है। लॉकडाउन के इस ऐतिहासिक संकट में भी काशी मठ का राहत अभियान जारी है। काशी मठ अब तक 4.5 लाख लोगों को फूड सप्लाई कर चुका है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कैसे मंदिर के किचन में अब प्रसाद की जगह बन रहा है डिनर और लंच। जिस मंदिर में भक्तों का प्रसाद बनता था, उस मंदिर में अब लंच बन रहा है, डिनर पक रहा है। गरीबों का पेट भरने का यह पुण्य काम बेंगलुरु का श्री काशी मठ मंदिर कर रहा है। रोजाना 10,000 लोगों का खाना तैयार किया जाता है। दिन बदलता है तो व्यंजन भी बदल जाता है। राइस की वैरायटी हर रोज चेंज कर दी जाती है। किसी दिन पुदीना राइस, किसी दिन लेमन राइस, तो किसी दिन कोकोनट राइस, कैबेज राइस या फिर कैरेट राइस परोसा जाता है। मेन्यू में रोज रोज बदलाव इसीलिए किया जा रहा है ताकि जिस व्यक्ति तक ये खाना पहुंच रहा है उसे हर दिन अलग अलग स्वाद मिले। 10 से 12,000 लोगों का खाना बनाने के लिए 800 किलो चावल, 200 किलो तेल और मसालों का उपयोग हो रहा है। सुबह 5 बजे किचन की ये प्रक्रिया शुरू होती है। खाना बनता है, खाना यहाँ पर टेबल पर लाया जाता है, इसकी पैकिंग होती है। अनवरत दोपहर 1 बजे तक ये काम चलता रहता है। बहुत कम लोगों को बहुत ज़्यादा खाने के पैकेट्स जो हैं वो बांधने पड़ते हैं। यही वजह है कि काफ़ी वक्त इसमें निकल जाता है, लेकिन जो जज्बा है, जो सेवा करने का जज्बा है, वो कम नहीं होता। काशी मठ मंदिर के किचन में शुद्ध, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना दोनों वक्त बनता है।
सुबह का खाना कभी भी शाम के वक्त या शाम का खाना कभी भी सुबह के वक्त इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मानव सेवा के इस काम में सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन का किस तरह ख्याल रखा जाना चाहिए, ये इस मंदिर से सीखा जा सकता है। लगभग 8000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दिन के लिए, और रात के लिए 3500-4000 तक का हमारा आंकड़ा चल रहा है अभी, और ये बहुत अच्छी तरफ से चल रहा है। शायद ये लॉकडाउन कंप्लीट होने तक हम ये काम करने के सोच रहे हैं। काशी मठ की शाखा देश भर में फैली हुई है। अलग अलग मंदिर में मदद का ये मिशन अलग अलग तरीके से चल रहा है। जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने का काम फिलहाल दिल्ली, बेंगलुरु, मंगलुरु और तिरुपति में किया जा रहा है। बेंगलुरु शाखा में भोजन वितरण का ये काम 27 मार्च को ही शुरू हो गया था और आज तक जारी है। हमारा दोपहर को एक खाद्य प्रिपेयर करते हैं और शाम को हम लोग दूसरा ही प्रिपेयर करते हैं। इस तरफ से हम लोग एक क्वालिटी, शुद्धता, परिशुद्धता से हम लोग अच्छे तरह का खाने हम भूखे वाले को, हमारा स्टैंडर्ड लेबर्स को, हमारा नॉर्थ इंडियन भाइयों को हम लोग इधर से सप्लाई करते हैं। हमको बहुत मन में खुश है। भोजन के पैकेट के अलावा ये मंदिर राशन बांटने का भी काम करता है। अब तक तकरीबन 500 गरीब लोगों को 1 महीने का राशन किट दिया जा चुका है। काशी मठ मंदिर में जो भी गरीब व्यक्ति राशन की मांग करता है, अनाज की किट उसके घर पहुंचा दी जाती है। पहले हमने जब शुरू किया था, हमने सोचा कि 14 तक रहेगा, लेकिन तब भी हम तैयार थे कि मई 3 तक होने का चांस है, इसलिए अब मई 3 तक के लिए रेडी हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ अगर इसका एक्सटेंशन हुआ तो वो फेस करने के लिए रिसोर्सेस वाइज, स्टॉक्स वाइज और हमारे वॉलंटियर्स के जो उत्साह है, उससे हमें भरोसा है कि हम, और हमारे डोनर्स का जो सपोर्ट है, उससे हमें बहुत कॉन्फिडेंस है। बेंगलुरु के इस मंदिर में सेवा दे रहे मंदिर के सदस्य समाज के रसूखदार लोग हैं। कोई सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो कोई मशहूर डॉक्टर। नामचीन डॉक्टर्स की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि काशी मठ में मिलने वाला भोजन बेहद हाइजीनिक है। हमारे कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर सिर्फ कोविड पेशेंट्स को ट्रीट करते हुए हॉस्पिटल में नजर नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, ये जो काशी मठ मंदिर का काम यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर भी सेवा देने के लिए 2 डॉक्टर्स हैं। जो कैमरे पर नजर आ रहे हैं वो डॉक्टर वासुदेव प्रभु हैं, अपोलो हॉस्पिटल के बड़े सर्जन हैं, और डॉक्टर सुरेश बाबू हैं, बेंगलुरु के जाने माने डेंटिस्ट हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने का नहीं है, जिनको बहुत मुश्किल है, तो उनको खाना देने का जो हमारा समाज बांधवों ने जो निर्णय लिया, जब हम चालू किए थे सिर्फ 300 लोग थे, अभी 10,000 तक पहुंच गए। बेंगलुरु के इस मंदिर में फिलहाल 10,000 लोगों को खाना खिलाने का काम किया जा रहा है, लेकिन मंदिर मैनेजमेंट का यह कहना है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो इस संख्या को और भी बढ़ाया जा सकता है। मंदिर तब तक खाना खिलाता रहेगा जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता। काशी मठ का इतिहास करीब 600 साल पुराना है। बद्रीनाथ से रामेश्वरम तक इसकी 40 शाखाएं हैं और प्रमुख शाखा वाराणसी में है। बेंगलुरु में काशी मठ की स्थापना 1986 में हुई थी और पिछले 34 सालों से यह मंदिर समाज सेवा के ऐसे ही कामों में लगा है। टी राघवन, इंडिया टीवी, बेंगलुरु। तो लॉकडाउन के बीच सेना भी लोगों की मदद में लगी हुई है। सेना की मदद से दूरदराज बॉर्डर इलाकों में जरूरी सामान पहुंचाने का काम जोर शोर से चल रहा है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने लगभग पिछले 21 दिनों में जोजिला से करगिल और लद्दाख तक सामान पहुंचाया। आईटीबीपी ने दुर्गम सड़क के रास्ते लगभग 900 ट्रकों को ले जाने और उन्हें एस्कॉर्ट कर पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बर्फ की चादर के बीच एक कतार आपको नजर आ रही है और ये कतार है ट्रकों की। इन ट्रकों में तेल के टैंकर, खाने पीने का सामान और रोजमर्रा की जरूरी चीजें हैं। लॉकडाउन के बीच आईटीबीपी ने इस कठिन रास्ते में सभी ट्रकों को सुरक्षा प्रदान की ताकि वो ठीक से पहुंच सके। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए 6 महीने के बच्चे ने कैसे कोरोना को हराया।